साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं मंत्र के। ये तीसरा नंबर है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा है। इसके अलावा हमारे जो है मंत्र के 10 टेस्ट अलग से हो गए हैं। ये सारी पेड टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो है जीएस वर्ड के भी 14 टेस्ट आए हैं, वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, 2 टेस्ट जो हुए हैं उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा का प्रचलन वैदिक काल में नहीं था, लेकिन प्रतीकों की पूजा का प्रचलन था। ठीक है, दूसरा है रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु लोगों के रक्षक 2 प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन देवता थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथ बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है धम्मपद को। किसको, धम्मपद को। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षों के राजा को क्या कहा जाता है, तो यक्षों के राजा को कहा जाता है बेशवन। क्या कहा जाता है, बेशवन कहा जाता है। यक्षों के राजा को बेशवन कहा जाता है। यक्ष यक्षिणी की जो पूजा है वो जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख और उनकी अवस्थिति के गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म देखना है। ठीक है, कलसी शिलालेख उत्तराखंड में मिला, सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र से संबंधित है, आरावरा शिलालेख बिहार से संबंधित है। लेकिन जो है नहीं, बिहार शिलालेख आरावरा शिलालेख बिहार से नहीं संबंधित है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आरावरा शिलालेख जो है यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला है ना, वहाँ पे जो है एक पहाड़ी है, भंडारी देवी के पहाड़ नामक स्थान से जो है अरावरा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ना कि बिहार से। बिहार गलत हो जाएगा। और मानसेहरा पाकिस्तान से, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अमरावती के स्तूप का निर्माण सातवाहनों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, सातवाहनों द्वारा। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है, मरणोत्तरकालीन वंश अर्जुनायन किस क्षेत्र में विस्तृत था, तो ये क्षेत्र था अलवर भरतपुर। कहाँ पे, अलवर भरतपुर में ये क्षेत्र विस्तृत था, अर्जुनायन क्षेत्र। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन वंश है ये। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी है। अगला है, गुप्त काल के अधिकारियों और उनसे संबंधित विभाग के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है कारणी। कार्णिक जो है मुख्य कृषि अधिकारी नहीं होते थे, बल्कि कार्णिक होते थे भूमि लेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। कौन सा, भूमि लेखों को, जो भूमि लेखा होते थे उनको सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है, महाक्षपटलिक जो होता था लेखा विभाग का अधिकारी, ध्रुवाधिकरण होता था भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, और महाबलाधिकृत होता था सेनापति। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद करके जाइएगा। ऑप्शन ए सही है, जो कि गलत युग्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आंतरिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही नहीं है आंतरिक सुधारों में। ठीक है, पहला है, उन्होंने पारंपरिक ग्राम अधिकारियों को उनके पारंपरिक विशेषाधिकारों से वंचित करके उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया। सही है। दूसरा है, ग्राम प्रधान को सीधे काश्तकारों से भूमि कर वसूलने करने का अधिकार था। नहीं, काश्तकारों से सीधे जो है भूमि वसूल करते थे, पहले करते थे, लेकिन बाद में उनको जो है काश्तकार वसूल करने से उनको वंचित कर दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग लाई गई थी। तो अलाई दरवाज़ा जो है, अलाई दरवाजे में घोड़े के नाल के आकार के जो है मेहराब प्रयोग की गई सबसे पहली बार 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, कौन सूफी संत योग पद्धति के बड़े समर्थक थे जिस कारण उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा।
तो उन्हें कहा जाने लगा जो है निज़ामुद्दीन औलिया को। किसको? निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाने लगा। हमारा ऑप्शन भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट और जुंटा गुट में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर शामिल नहीं था। नूरजहां गुट और जुंटा गुट, ठीक है, नूरजहां ने जो है एक गुट बनाया था, जुंटा गुट जिसे कहती थी, उसमें इत्माद-उद-दौला, आसिफ खान और असमत बेगम को शामिल किया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही नहीं है। अगला है, सरखी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया? तो ये संरक्षण प्रदान किया गया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? तो उत्तराधिकारी राज्य थे अवध, हैदराबाद और बंगाल। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाए। मैसूर जो था वो स्वतंत्र राज्य था, ना कि उत्तराधिकारी। मैसूर और राजपूत राज्य जो है वो स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन अवध, हैदराबाद और बंगाल जो है उत्तराधिकारी राज्य थे मुगल प्रांत के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, याद करके जाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया गया था जहादर शाह को। किसको? जहादर शाह को। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निज़ाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो ये संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध निज़ाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत के सिपाहियों का चयन नहीं किया? ठीक है, तो वो चयन नहीं किया गया था मध्य प्रांत से, बल्कि गोरखा सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? तो ये मार्टिन बर्ड को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बीपी वाडिया और एनएम जोशी। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सही है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही है। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय गठित एक शिक्षा आयोग है। ये सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहाँ बहुमत हासिल किया? तो ये मध्य प्रांत में हासिल किया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के बाद। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है जमींदार। जमींदार ने जो है सिराजुद्दीन नामक पत्र निकाला। ठीक है, और उसके बाद जो है भवानी मंदिर, बारिंद्र घोष, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ घोष। संध्या जो है, संध्या निकाला गया था, संध्या जो है आपका निकाला गया था सम्मुख दास चरण और ब्रह्मवादन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सम्मुख दास चरण और ब्रह्म बांधव के द्वारा। सचिन सान्याल की जानते ही हैं, बहुत आसान है, बंदी जीवन आप पढ़े होंगे। सचिन सान्याल ने बंदी जीवन नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीआर फार्मूला का विरोध किसने किया था? तो सीआर फार्मूला का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सारी घटनाओं को कालक्रम देख लेते हैं। वेवेल योजना, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। वेवेल योजना 14 जून 1945 को होती है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होती है। फिर शाही नौसेना होती है 18 फरवरी 1946।
फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946। ये लगातार क्रम में दिए हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला 4 अन्य सीमा को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र ही है, एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध निम्न में से किस महाकल्प से है? तो वो है आपका सेनोजोइक। सेनोजोइक कल्प जो है के समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन हमारा सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, पहला है पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के बीच है, बिल्कुल। नेपाल हिमालय सतलज और तीस्ता, सतलज और काली के बीच में नहीं है नेपाल हिमालय, बल्कि ये है काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में है, ना कि सतलज के बीच में। और असम हिमालय है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, सही है। और सतलज और काली के बीच में कौन है? तो सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालना घाटी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो मालना घाटी आपका अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती यानी एंटीसेडेंट रिवर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है ताप्ती, ठीक है। बाकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, ताप्ती पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, बाण सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो बाण सागर परियोजना है सोन नदी पे। कहाँ पे? सोन नदी पे है। बाकी जो नदियाँ दी गई हैं, चंबल पे कौन सा है? तो चंबल पे है गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। काली नदी पे है आपका टनकपुर परियोजना, बेतवा नदी पे है माता टीला परियोजना, ठीक है। ध्यान से याद करके जाइएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा से, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला है, यह भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है, बिल्कुल सही है। इसमें ह्यूमस की मात्रा उच्च पाई जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है, ना कि उच्च पाई जाती है। इसे कांप मृदा भी कहते हैं, तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पोटास और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो वो होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये एक ऐसा पेड़ है जिसे पारिस्थितिकी आतंकवादी पेड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शाही सुमेलित है नहीं है? ठीक है, तो युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? पहला है सरहिंद नहर। तो सरहिंद नहर रावी नदी पे नहीं है, बल्कि वो है सतलज पे। किस पे? सतलज नदी पे है। सरहिंद नहर जो है सतलज पे है, तो पहला हमारा सही नहीं है। दूसरा है भाखड़ा नहर सतलज नदी पे, आगरा नहर यमुना नदी पे, और एडन नहर दामोदर नदी पे। बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका होता है मधुमक्खी पालन, ना कि रेशम कीट पालन। एपीकल्चर कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन। और रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर और एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। तो पहला हमारा सही नहीं है। दूसरा है विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, और पीसी कल्चर मछली पालन। बाकी सारे सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। अगला है, देश और उनकी राजधानियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है, पिछले साल चर्चा में रही है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है, जानते ही हैं, ना कि क्राइस्टचर्च होती है, गलत है। अजरबैजान की बाकू होती है, और फिजी की सुवा है, ठीक है। बाकी सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? देखिए, भूटान भी लैंड लॉक्ड है, हंगरी भी है, बोलीविया भी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका हमारा लैंड लॉक्ड नहीं है, क्योंकि वो जो है सबसे नीचे है। अफ्रीका का आप मैप देखेंगे तो सबसे नीचे जो है दक्षिण अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो समुद्र से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है,
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी तथा निम्न क्रस्ट के बीच की घनत्व संबंधी असंबद्धता को कहा जाता है, तो उस असंबद्धता को कहते हैं कोनराड असंबद्धता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, महासागरीय प्लेटों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इनका भार अधिक होता है, सही है। इनकी मोटाई कम होती है, ये सही है। ये ग्रेनाइट की बनी होती है, नहीं, ये ग्रेनाइट की नहीं बल्कि बेसाल्ट की बनी होती है। किसकी? बेसाल्ट की बनी होती है, याद करके जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? रिफ्ट घाटी के बारे में पूछा है। पहला है, इनका निर्माण प्रायः दो समानांतर भ्रंशों से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, विक्टोरिया झील एक रिफ्ट घाटी में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है, गोदावरी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, गलत है। क्यों? क्योंकि नर्मदा तथा ताप्ती नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती, ना कि गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्न में से किस देश से संबंधित है? ये चर्चा में रहता है, तो ये है चिली में। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? चिली में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, ग्रेट जलप्रपात पोटोमैक नदी पे है, सही है। दूसरा है, सेलिलो जलप्रपात कोलंबिया नदी पे है, ये भी सही है। हुंड्रो जलप्रपात, तो हुंड्रो जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है, बल्कि हुंड्रो जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। कौन सी नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे है। नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात बना है। ठीक है, तो हुंड्रो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे, और धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। तीसरा सी हमारा गलत है। और जोग जलप्रपात है शरावती नदी पे, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं। अगला है, आंधी घाटी। आंधी घाटी यानी ब्लाइंड वैली का निर्माण निम्नलिखित में से किस आवर्तन के कारण होता है? तो ये होता है आपका भूमिगत जल के कारण। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है, रैबिट घाटी। रैबिट घाटी यूएसए में है। कंगारू घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। पंजसीर घाटी भारत में नहीं है, जानते ही हैं, अफगानिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजसीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है आपके है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है, ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है आपका अल्बेट्रोस पठार। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अल्बेट्रोस पठार जो है प्रशांत महासागर में है, बल्कि डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार और टेलीग्राफिक पठार ये तीनों अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सममंडल होमोस्फीयर का भाग नहीं है? होमोस्फीयर का भाग कौन सा नहीं है? तो होमोस्फीयर का भाग नहीं होता है आयन मंडल। ठीक है, ठीक, जो है सममंडल के भाग में क्षोभमंडल, मध्यमंडल और समताप मंडल को शामिल किया जाता है, लेकिन आयन मंडल को नहीं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार लिंगानुपात के आंकड़े निम्न में से किस युग्म से सुमेलित नहीं है? भारत 943, ठीक है, 1000 में। उत्तर प्रदेश 918 नहीं बल्कि 912, कितना? 912 जनसंख्या जानते ही हैं, लिंगानुपात में 912 है। केरल 1084 और हरियाणा 879। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है ठाणे। ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, महाराष्ट्र में ठाणे एक जिला है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम अगर बात की जाए तो वो है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दिबांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 47 नए जिले। कितने? 47। ऑप्शन ए सही है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन सा कथन विचार कीजिए कौन सा सही है? ठीक है, पहला है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वजा अपनाया गया था, गलत है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो है
राष्ट्रीय ध्वज नहीं अपनाया गया था, बल्कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। पहला गलत है, ठीक है। दूसरा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। उल्टा दोनों लिखा हुआ है, पहला और दूसरा ऑप्शन कदन, ठीक है। और फिर है तीसरा, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पहला है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 सही है। प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 सही है। अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312, ये भी सही है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, न कि अनुच्छेद 161 में, किसमें? 155 में, ठीक है। तो हमारा डी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय शामिल नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण हेतु तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी? तो ये बहुमत होती है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत यानी अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन जब किया जाता है तो उसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में। कौन सा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? वो है अनुच्छेद आपका 50 में, किसमें? आर्टिकल 50 में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है बेगार श्रम तथा बालाश्रम को। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका मौलिक अधिकार में है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन ये भी मौलिक अधिकार में है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं किया गया है। बाकी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का एक को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, ठीक है। कौन सा? महाधिवक्ता। ऑप्शन बी सही है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 316 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 316 के तहत, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अभिलेख माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत माना जाता है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो ये अनुमोदन की आवश्यकता होती है 1 माह के भीतर। कितने? 1 माह के भीतर जो है संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, बी सही है, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, 1 माह के भीतर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, ठीक है। 10वीं सूची का संबंध आप जानते हैं किससे है? दल बदल कानून से है, ठीक है। 9वीं अनुसूची भी जानते हैं, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण होता है। 7वीं अनुसूची होता है विधायी शक्तियों का वितरण, और 8वीं अनुसूची होती है भाषाएं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन समितियों के द्वारा स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था? ठीक है, देख लेते हैं। त्रिस्तरीय के लिए
तो त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता समिति तो है ही है, उसके साथ साथ LM सिंघवी भी हैं और PK थुंगन समिति, एक समिति और है PK थुंगन समिति, वो भी हैं। ठीक है, उन्होंने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए सुझाव दिया था। और द्विस्तरीय के लिए अशोक मेहता ने दिया था, ये द्विस्तरीय है। ठीक है, द्विस्तरीय। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद परयंत्र पद धारण करता है? नहीं, क्योंकि इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया है। ठीक है। तीसरा है, यह वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्त के योग्य नहीं होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची को मिलाना है। ठीक है, भाग 6 में क्या दिया है? आपका राज्य दिया है। भाग 14 में आपका जो है संघ एवं राज्य की सेवाएं दी गई हैं। भाग 15 में आपका जो है निर्वाचन है और भाग 18 में आपका आपात उत्बंध है। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो वाद था बेरुवादी वाद। बेरुवादी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद में कहा कि जो है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वो है अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है, ना कि भारतीय संविधान की। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ए गलत है हमारा। बाकी संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली और सदन न्यायपालिका ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद 51 का कार्य जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद सन 1976 में, जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो पहले कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ जो है दिया है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ। देखते जाइएगा, कभी कभी जो है क्रम पूछ लेगा, काल क्रम में सजाइए। ठीक है, विवाह विच्छेद अधिनियम आपका पारित होता है 1869 में और विधवा पुनर्विवाह होता है 1856 में। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, PM मित्र योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, यह टेक्सटाइल पार्क कानपुर में स्थापित किया जाएगा। गलत है, सत्य कथन पूछा है। अच्छा, तो ये गलत है। क्यों कानपुर में नहीं बल्कि हरदोई लखनऊ जिले में जो है टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। फिर इस टेक्सटाइल पार्क हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल, ये निःशुल्क भूमि दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया है आपका आंवला और फूलपुर में। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों पे। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन हमारा कहता है, अच्छा सत्य कथन पहचान करना है। पहला है, वेब फिल्म सीरीज में उत्तर प्रदेश के 5 मुख्य कलाकार होने पर 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। गलत है, क्योंकि 50 लाख नहीं बल्कि 25 लाख। कितना? 25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा है, फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग हुए दिनों के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग होने पर 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़। भैया 10 करोड़ कौन देगा? तो
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 फरवरी। कब? 10 से 12 फरवरी। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, फरवरी 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीतिंकर दिवाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुना गया है प्रीतिंकर दिवाकर को। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रियान्वित किए गए प्रोजेक्ट चीता अभियान पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला है, इसके अंतर्गत नामीबिया से चीते भारत लाए गए हैं। बिल्कुल सही है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। ये भी सही है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? तो 1972 के तहत जिसे अधिसूचित नहीं किया गया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा जो है घोषित किया जाता है। ठीक, बाकी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, पहला है सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। सही है। दूसरा है चांगथांग शीत मरुभूमि वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। गलत है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है? वो है आपका लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 20 सुमेलित नहीं है। बाकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में है। ये सही है। बी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ आर्द्र भूमियाँ दी गई हैं, एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सही मिलान वाले बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कम से कम 15-20 प्रश्न रहते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, काबरताल आपका बिहार में है। ठीक है, होकेरा आपका जो है आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। पाला आर्द्र भूमि आपकी मिजोरम में है और तंपरा झील उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये सही मिलान वाले प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अगला है, हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कदमत बीच कहाँ स्थित है? तो कदमत बीच आपका है लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में है कदमत बीच। अगला है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपके हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। अच्छा, ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वो जारी की जाती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। अच्छा, WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो WWF का मुख्यालय है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ग्लैड स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस शहर में सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना यानी SCIP लागू नहीं की गई है? तो ये लागू नहीं की गई है आपका इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें जो है 5 शहरों को शामिल किया गया है सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना में। 5 शहर कौन कौन से हैं? तो 5 शहर हैं जयपुर, भोपाल, गुंटूर, विजयवाड़ा और मैसूर। ठीक है, कुल 5 शहर शामिल है। ठीक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, होप स्पॉट, हॉट स्पॉट नहीं, होप स्पॉट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके समुद्रों में, जो गहरे समुद्री जहाँ जहाँ जीव पाए जाते हैं, जो बहुत हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है, वो होप स्पॉट क्षेत्र जो है समुद्रों में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है मेगा डाइवर्स देश के रूप में अर्ह होने के लिए मानदंडों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है उस देश में कम से कम 10,000 पौधे स्थानिक प्रजाति के रूप में पाए जाते हों। गलत है, 10,000 पौधे नहीं बल्कि कितना, 5,000 पौधे। कितना, 5, सॉरी ये 5 है, पहला गलत है, 10,000 की जगह 5,000 पौधे। दूसरा है देश की सीमा के भीतर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्थित होना चाहिए। दूसरा सही है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों कौन सा जैविक विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, ह्रास का कारण है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या हो सकता है, तो आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, विदेशी वनस्पतियों का आगमन और प्रतियोगी प्रजाति, ये सारे जो है विकल्प हो सकते हैं, जैव विविधता के ह्रास के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा XC2 यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं होता है पवित्र उपवन। ठीक है, कौन सा, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन जो है इन सीटू में आते हैं। ठीक है, अंतः स्थानीय न कि बाह्य स्थानीय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित नहीं है। जैव विविधता से संबंधित नहीं है वो है किगाली समझौता। ठीक है, किगाली समझौता जो कि जैव विविधता से संबंधित नहीं है। बाकी कार्टेजिना प्रोटोकॉल, आइची लक्ष्य और नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है आपका कौन सा, पहला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए, अगर पर्यावरण दिवस दिया रहता तो 5 जून होता, लेकिन संरक्षण दिया है तो संरक्षण जो है बनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, ना कि 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, सही है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। तो 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कौन सा थीम, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, 2022 की थीम क्या रही है, तो 2022 की थीम रही ओनली वन अर्थ। ठीक है, और बाकी जो दिया है सी और डी ऑप्शन में, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। लिखा है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो है पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है, और पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये उत्कृष्टता केंद्र होंगे आपके 3। कितने, 3। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय के स्रोत का सही क्रम क्या है। तो सर्वाधिक व्यय के स्रोत का सही क्रम होता है ब्याज भुगतान, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और फिर अंत में केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा 2023-22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय है 1,70,620 रुपये, ये वार्षिक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो है कृषि से। ठीक है, कृतज्ञ हैकाथॉन जो है कृषि से संबंधित, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़ के टर्नओवर की बात की जा रही है। टर्नओवर शब्द जरूर देख लीजिएगा। तो 250 करोड़ टर्नओवर की बात की जा रही है MSME सेक्टर में जो है मध्यम उद्यम के। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो मीडियम इंटरप्राइज जो होते हैं वो 250 करोड़ के टर्नओवर तक के होते हैं। अगला है भारतीय शेयर बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा है, भारतीय शेयर बाजारों के संबंध में क्या असत्य है। पहला है कि जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी ग्रीनएक्स सूचकांक कुल
20 कंपनियों के कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित है, तो 20 नहीं बल्कि 25 कंपनियों। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है, जिसे कुल 60 शेयर शामिल होते हैं। तो 60 नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, 60 नहीं होते बल्कि 30 होते हैं। कितना, 30 होते हैं। फिर अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई है। तो पूछा था क्या असत्य है, तो पहला और दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के संबंध में क्या असत्य है, असत्य पूछा है। पहला है इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई, सही है। इसके अंतर्गत 100 करोड़ तक के अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है इस परियोजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा, नहीं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी संस्थान जो है, निजी क्षेत्र जो है, ये 3 तरह के लोग शामिल हो गए। केंद्र सरकार द्वारा 39% निवेश किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा 40% और निजी क्षेत्र द्वारा 21% निवेश किया जाएगा। ठीक है। फिर डी है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में प्रस्तावित कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा पूछा है असत्य, तो हमारा सी असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा कथन असत्य है पूछा है। पहला है इस व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के अत्यधिक घाटे और उसके व्यय को समेकित करने के लिए करेंसी नोटों की छपाई करता है, सही है। दूसरा है प्रत्यक्ष मुद्रीकरण यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के दौरान केंद्रीय बैंक प्राथमिक बाजार से सरकारी बांड खरीदकर नए नोटों या करेंसी की छपाई करता है, ये भी सही है। तीसरा है अप्रत्यक्ष मुद्रीकरण यानी इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के दौरान केंद्रीय बैंक खुले बाजार कार्यवाही यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा द्वितीयक बाजार से बॉन्ड को खरीदकर नए करेंसी नोट छपाई करता है, सही है। फिर अंत में है राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का प्रमुख स्रोत है, गलत है। नियंत्रण लगाने का प्रमुख स्रोत नहीं है, नहीं है। ठीक है, और फिर नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, नहीं तो इससे फिर मुद्रास्फीति जो है उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेलीकॉप्टर मुद्रा से आप क्या समझते हैं, तो हेलीकॉप्टर मुद्रा होती है आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक द्वारा नए करेंसी नोटों को जारी करना, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादक परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA कुल कितने प्रकार की होती है, तो आपकी ये NPA होती है 3 प्रकार की। कौन से 3 प्रकार होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, NPA जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। पहला है जल की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कथन कहता है, सही है। कारण कहता है ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सौर सेल निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बनाई जाती है, तो सौर सेल बनता है सिलिकॉन से। किससे, सिलिकॉन से, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, पहला है राधा सागर झील मथुरा में है, कीठम झील आगरा में है। तीसरा है कीर्ति सागर झील झांसी में नहीं है बल्कि कीर्ति सागर झील है महोबा में, जो कि महोबा के राजा कीर्तिवर्मन द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। सरसई नावर झील है इटावा में। ठीक है, तो हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका
बांदा जिले में। कहाँ पे? बांदा जिले में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सन 2013 में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कब? 2013 में। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले का युग्म उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी दक्षिणी जिला है? तो यह है सहारनपुर सोनभद्र का। सहारनपुर सोनभद्र का सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा सहारनपुर में नहीं है, कहाँ है? आगरा में। खेरिया आपका आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा आपका गौतम बुद्ध में नहीं है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, बल्कि कहाँ है हिंडन? हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में है। कहाँ? गाजियाबाद में। ठीक, याद करते चलिएगा। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, ये तो जानते ही हैं। ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी है चकेरी हवाई अड्डा, लखनऊ में नहीं बल्कि कहाँ है? कानपुर में। याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती? हाँ, कोई भी जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कोई भी नहीं पाई जाती है। वो है आपकी अयोध्या। अयोध्या के अलावा एक जिला और है जालौन, वहाँ भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। ललितपुर में आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है और बिजनौर में आपकी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। अगला है, यूरिया उर्वरक का प्रमुख अवयव क्या है? तो यूरिया में नाइट्रोजन प्रमुख अवयव के रूप में होता है। कितना? तो वो होता है 46%। जब भी आप यूरिया की बोरी देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, सूची को मिलाना है। नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। फास्फीन का उपयोग रासायनिक हथियार बनाने में। अमोनिया का उपयोग जो है किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। और जिंक ऑक्साइड कृत्रिम दांत बनाने में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई गई है? तो वो मात्रा बढ़ाई गई है कार्बन की। किसकी? कार्बन की बढ़ाई गई है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? पहला है रेक्सीन। रेक्सीन जो होता है वो कृत्रिम रबड़ नहीं बल्कि क्या होता है? चमड़ा होता है। कृत्रिम चमड़ा होता है रेक्सीन, पहला गलत है। दूसरा है टेरेलिन। टेरेलिन विस्फोटक नहीं होता है बल्कि एक कृत्रिम रेशक होता है। कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है। एथिलीन आपका जो है अग्निशामक नहीं होता है बल्कि एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और फ्रियान होती है ओजोन क्षरण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को दही में स्पंदित करता है? स्पंदित करता लिखा है, ठीक है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्पंदित करता है? तो वो होता है रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है कोडीन। सुमेलित करना है, ठीक है, सूची को सुमेलित करना है, देख लेते हैं। ठीक है, कोडीन जो है अफीम से संबंधित है। इंसुलिन संबंधित है आपका डहेलिया से। पेनिसिलिन संबंधित है आपका कवक से। और निकोटीन संबंधित है आपका तंबाकू से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में है, सही है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, सही है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान सहारनपुर में नहीं है बल्कि कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, क्या? भारतीय गन्ना शोध संस्थान आपका लखनऊ में है। ऑप्शन सी सही नहीं है। और फिर राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो केरल में है, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नव डार्विनवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो जैव विकास के लिए उत्परिवर्तन एवं
प्राकृतिक चयन जिम्मेदार होता है, ठीक है, नव डार्विनवाद के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका संश्लेषण होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा मनोरोग है? ठीक है, मनोरोग को जानना है कौन सा है। पहला है साइकोन्यूरोसिस, मनोरोग है, बिल्कुल सही है। हाइपरग्लाइसीमिया मनोरोग है, बिल्कुल नहीं। हाइपरग्लाइसीमिया होता है शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होने से ग्लोसेमिया हो जाता है, ग्लासीमिया, ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है साइकोसिस, साइकोसिस सही है, ठीक है, मनोरोग के लिए। और टीनिएसिस, टीनिएसिस जो होता है वो कृत्रिम जन्य रोग यानी आंतों से होता है, तो चौथा भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची को मिलाना है, ठीक है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची को मिलाना है, सूची को मिलाना है, ठीक। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा का संबंध होता है आपका रक्त प्लाज्मा होता है आपका हल्के पीले रंग का। ग्लोब्यूलिन जो है होता है संक्रामक रोगों की दवा होती है, ठीक है, कि रक्षा, संक्रामक रोगों से रवा नहीं रक्षा होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। ग्लोब्यूलिन का प्रयोग जो है संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है। फिर एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम का प्रयोग हृदय के भीतरी परत के लिए किया जाता है और धमनियाँ जो है रक्त को हृदय तक पहुँचाने में उपयोग आती है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है वसा से। किससे? वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकृति में लगभग 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कथन कहता है बिल्कुल सही है। कारण कहता है इसमें से सभी अमीनो एसिड स्तनियों के शरीर में नहीं बनते हैं। कारण भी सही है, ठीक है, तो लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग हो जाता है आपका विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की उपलब्धता होती है काजू में सर्वाधिक। किसमें? काजू में। ऑप्शन बी सही है। काजू में कितना होता है? तो वो उसमें होता है 21.2%। कितना? 21.2% होती है काजू में, ठीक। अखरोट में होते हैं 15.6%, बादाम में होता है 20.8%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है जानना है। पहला है मक्का तीनों फसलों के लिए उगाई जाने वाली फसल है। दूसरा है अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा है रागी मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम उपहार है, सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन? पीटी उषा, ठीक है, किसको चुना गया है? पीटी उषा को। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आसियान शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे यह कंबोडिया के नेम फेम में आयोजित किया गया था, सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। तीसरा है आसियान भारत संबंधों की 25वीं वर्षगांठ को मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन पहले दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो तीसरा जो है सही होने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? 25वीं वर्षगांठ की जगह यहाँ पे हो जाएगा 30वीं वर्षगांठ। कौन सी? 30वीं वर्षगांठ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब? 7 नवंबर को। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 ISC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो है आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम रहेगी इक्वलाइज। क्या? इक्वलाइज जो है विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम रहेगी। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास के में भारत के साथ शामिल हुआ, तो भारत के साथ कौन शामिल हुआ? वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, केवल एक। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र में भूमि धंसने की घटना घटी है? तो वह है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ में जो है भूमि धंसने की घटनाएं घटी थी, तो ऑप्शन हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, यह जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के बारे में बात हो रही, यह 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था जो फिजी के नाड़ी में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था। ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता करेंगे, तो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे आपके नित्यानंद राय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा, नित्यानंद राय द्वारा। अगला है, T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तान थे, तो भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे हैं? अजय रेड्डी। कौन सा? अजय रेड्डी। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में अंडर 16 वर्ग के खिलाफ खिताब जीता है, तो खिताब जीता है प्रणव आनंद। किसने? प्रणव आनंद। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था भारत में। कहाँ पे? भारत में। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो वो है पहली भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट। आराम से ऑप्शन ए सही है। अगला है, हाल ही में भारत में जिस स्थान पर देश के सबसे बड़े रबर बांध का उत्पादन किया गया है वह है, तो वह है आपका बिहार। सॉरी, यहाँ विनेश फोगाट है, यहाँ पे है आपका बिहार। बिहार में जो है सबसे बड़े रबर बांध का जो है उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर याद करके जाइएगा, पूछा जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए सम्राट किसे घोषित किया गया? तो ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित किया गया था चार्ल्स तृतीय को। किसको? चार्ल्स तृतीय को। ऑप्शन बी सही है। अगला है, भारत ने किस वर्ष देश तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है जो है कब तक? 2050 तक। ऑप्शन हमारा ए सही है, 2050 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पीएम श्री योजना संबंधित है, तो पीएम श्री योजना जो है मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, तो इसका संबंध है स्कूलों को उन्नत बनाए रखने से। ठीक है, स्कूलों को उन्नत बनाए रखने से संबंधित है पीएम श्री योजना, ये पूछा जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। कब तक? 2070 तक भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन शामिल कर लेने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में पदक विजेता हैं, तो फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के
जो विजेता हैं इस बार बी सविताश्री के, ठीक है, किसके, बी सविताश्री, ऑप्शन बी सही है। अगला है हिंदी भाषा के कवि बद्रीनारायण को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके तुमड़ी के शब्द के लिए, किसके, तुमड़ी के शब्द, ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूल के हैं? तो भारतीय मूल के हैं आयरलैंड, पुर्तगाल, सूरीनाम, मॉरिशस, सभी के हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखा है अगर हाल ही में स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का स्थान यहाँ पे है 52वां। कौन सा, ऑप्शन ए सही है, 52वां होगा। अगला है हाल ही में अंडर-20 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो वो हैं अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है हाल ही में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके समीर वी कामत को, किसको, समीर वी कामत को। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।